बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर एक बार आपके बीच उपस्थित हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 के भाग 4 में। पिछले अंक तक यानी भाग 3 तक हमने राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण किस प्रकार से होता है, किनके द्वारा कराया जाता है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन महामहिम उपस्थित होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम आपके बीच जब उपस्थित हैं तो हम राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार के साथ आपके बीच आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्य और अधिकार की चर्चा करें, भारत के अब तक जो राष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, इनमें राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन कौन रहे, जीत किसको मिली, पराजय किसको मिली, मुख्य रूप से कौन कौन, मैं एक शब्द पर दोबारा जोर देना चाहूँगा, मुख्य रूप से कौन कौन है। इसका अर्थ ये है कि इसमें विजयी और निकटतम प्रतिद्वंदी केवल 2 प्रत्याशी का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि उस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी ही खड़े हुए थे, 2 से अधिक रहे होंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे तो केवल उन 2 की करेंगे जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, मुख्य प्रतिद्वंदी थे। पहले चुनाव हुए 1952 में। गौरतलब हो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से लेकर जो 1952 है, इस दौरान तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें राष्ट्रपति का पद दिया गया था। 1952 में पहली बार वो निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं और के.टी. शाह उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे। 83.81% मत प्राप्त किया राजेंद्र प्रसाद जी ने और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के.टी. शाह को उन्होंने इसमें पराजित किया था। आप जरा सा देख सकते हैं, इनका जो मत प्रतिशत था वो 15.3 था। तो इस प्रकार से अगर 83.81 और 15.3 को जोड़ देते हैं तो 100 नहीं पुरता, कुछ 100 से कम रहता है। तो वो जो बीच के जो अन्य प्रत्याशी सब थे उनको मत प्राप्त हुए। अब दूसरी बार भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी रहे एन दास। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ये दोनों याद रखना है और ये वर्ष खास रूप से ध्यान में रखना है। 1957 के चुनाव में जो मत प्राप्त किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह अब तक के चुनाव को अगर देखा जाए तो विजयी प्रत्याशी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, श्रेष्ठ प्रदर्शन 99.35% मत प्राप्त किया। कुल जो वैध मत डाले गए उसका 99.355 मत प्राप्त किया। सोच सकते हैं। हालांकि नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर है निर्विरोध निर्वाचित होने का, तो एक अलग आंकड़ा। जब आप इलेक्शन में हो और तब सबसे अधिक वोट की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो दूसरा निर्वाचन था उसमें जो उनको मत प्रतिशत मिला वह अब तक के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी प्रत्याशी द्वारा सबसे ज़्यादा प्राप्त मत प्रतिशत है। वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 में अपने निकटतम चौधरी हरिराम को हराया था, उन्होंने पराजित किया था और इनको मत परसेंट मिले थे 98.24%। रिकॉर्ड के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पर हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सुब्बा राव को पराजित किया था। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर ले। भारत के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक सह मुस्लिम राष्ट्रपति, स्टार कर दें। बीबी गिरी उसके बाद थे, वाराहगिरी, वेंकटगिरी। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, ध्यान में रखना है। नीलम संजीवन रेड्डी जी हार चुके हैं। यहाँ पर देखिए, हार चुके हैं 1969 के चुनाव में, खड़ा हुए थे, हारे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में त्रिदेव चौधरी जी को पराजित किया था। इनको भी थोड़ा स्टार कर लें, इसलिए क्योंकि जब भारतवर्ष में आपातकाल की घोषणा की गई थी तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के आपातकाल के समय के राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन को हमने स्टार किया है
पहले अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी जी को डबल स्टार करिए। पहली बार चुनाव लड़े तो पराजित हुए, लेकिन बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। 48.5% मत उस समय भी उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन दूसरी बार जब वो खड़ा हुए तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए, अर्थात उनके विरोध में किसी प्रत्याशी को, किसी भी दल ने, किसी भी व्यक्ति ने खुद को ना तो प्रत्याशी बनाया, न दल ने प्रत्याशी बनाया। और इस प्रकार से नीलम संजीव रेड्डी 1977 ईस्वी में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति। 1982 ईस्वी में पहले सिख राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। 1987 ईस्वी में आर वेंकट रमन राष्ट्रपति बने। माई प्रेसिडेंशियल ईयर बुक एक रचना है आर वेंकट रमन जी की, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया है अपने समय में किसको किसको, यानी 1987 से जो 1992 तक जो उनका कार्यकाल रहा। गौरतलब देखिए, जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर सिंह और फिर नरसिम्हा राव को पीएम के पद पर शपथ ग्रहण दिलाया। तो इस प्रकार से ये सौभाग्य था आर वेंकट रमन जी का, जब उन्होंने एक प्रधानमंत्री के काल में राष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद 3 प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह और नरसिम्हा राव जी को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे बी कृष्णन अय्यर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर के 1997 तक राष्ट्रपति बनते हैं, और जॉर्ज जी स्वेल इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। वहीं के.आर. नारायणन, इनको थोड़ा स्टार करें अब हम। के.आर. नारायणन को भारत के पहले अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति थे, कोचेरिल रमन नारायणन। के.आर. नारायणन का पूरा नाम कोचेरिल रमन नारायणन। अनुसूचित जाति से ध्यान में रखना है। फखरुद्दीन अली अहमद को हमने कहा इमरजेंसी के कारण, जाकिर हुसैन को कहा कि वो अल्पसंख्यक थे, और के.आर. नारायणन अनुसूचित जाति से थे। टी.एन. शेषन को पराजित किया था। टी.एन. शेषन इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काफ़ी चर्चित हो चुके थे। टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इसलिए भी चर्चित हुए थे, इन्होंने ही मतदाता को वोटर आई कार्ड, जिसे हम पहचान पत्र समझते हैं, इसको देने की और इसको रखने की अनिवार्य शर्त डाला था कि मतदान देने के लिए अनिवार्य रूप से हो आपके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो। वोटर आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत करने वाले निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन राष्ट्रपति के कैंडिडेट भी बनते हैं 1997 में। तब के.आर. नारायणन के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि मत प्रतिशत उनको बहुत कम मिला, 5.07। थोड़ा पीछे हम चर्चा करें, एक व्यक्ति के एकमात्र हैं अब तक ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, और हालांकि उसके बाद अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि पॉकेट वीटो कहते किसको है और पॉकेट वीटो का उपयोग राष्ट्रपति कब करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति। 2002 ईस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी PM थे, और लक्ष्मी सहगल, ये लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज से वास्ता रखने वाली हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की प्रमुख थी, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जिस आज़ाद हिंद फौज का, उसमें लक्ष्मी सहगल प्रतिभागी बनी थी। और यहाँ ध्यान में रख लें, वो सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी महिला प्रतिद्वंदी। आज जब बात आ रही है महिला राष्ट्रपति की, महिला राष्ट्रपति एक हो चुकी हैं, दूसरे मैदान में हैं इस वर्ष भी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दूसरी बार ऐसा हो रहा है। इससे पीछे भी राष्ट्रपति के पद के लिए मैदान में आ चुके हैं, और लक्ष्मी सहगल उनमें शामिल थी। वहीं 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत को मिला पहला महिला राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने। इन्होंने भैरव सिंह शेखावत को, राजस्थान के पूर्व CM थे, उनको उन्होंने पराजित किया था। वहीं 2012 ईस्वी में प्रणब मुखर्जी ने
पीए संगमा के संदर्भ में हम बता दें, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, उनको इन्होंने पराजित किया था। इनको 68.12% मत मिला था। वो पूरा वोट कितना परसेंटेज वोट मिला विजयी प्रत्याशी को, कितना मिला मुख्य प्रतिद्वंदी को, इसका आंकड़ा है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। हम इससे जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु के साथ थे। वर्तमान में देखें अगर हम, तो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिनका कार्यकाल अब पूरा होने को है, 24 जुलाई 2022 ईस्वी को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इन्होंने मीरा कुमार को पराजित किया था। ये भी एक महिला प्रत्याशी थी और ये भी लोकसभा अध्यक्षा रह चुकी हैं। इनके साथ भी एक खास उपलब्धि है। मीरा कुमार भारतीय लोकतंत्र में पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा बनी थी, यानी महिला लोकसभा स्पीकर बनने का कहें कि कीर्तिमान, व्यक्तिगत कीर्तिमान मीरा कुमार के साथ है, पहली बनी है। अब वर्तमान में 2022 ईस्वी में जब चुनाव होंगे तो मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होंगे, ये थोड़ा सा बस केवल एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में शायद ये मामला हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा। कुछ दिन इंतजार करते हैं। भारत को अगला राष्ट्रपति कौन मिलेगा, कौन होंगे इस पद को सुशोभित करने वाले, आज हम अब इसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार क्या। राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार पर जब अगर हम नज़र डालेंगे, संवैधानिक दृष्टि से उन्हें बहुत कार्य मिले हैं, बहुत अधिकार दिए गए हैं और उनके कार्य और अधिकार का कम समय में उल्लेख कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम थोड़ा काट कर छोटे छोटे खंडों में आपके बीच आएंगे, राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार आपके बीच रखेंगे। आज हम जब कार्य और अधिकार की बात करते हैं तो केवल उन कार्यों का, उन अधिकारों का जिक्र करेंगे जो राष्ट्रपति को मिला है नियुक्ति से जुड़ा हुआ, अर्थात राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं, कौन कौन हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं राष्ट्रपति के इन कार्यों के साथ कुमारी नैना। बहुत बहुत स्वागत है नैना आपका। जी, हमारे महामहिम अर्थात राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं? जी, यानी किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जी, कर सकते नहीं, मतलब करते हैं। जी, हाँ। उसमें है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी ध्यान में रखना है, सबसे पहले उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और सर्वोच्च में से सर्व हटा भी दे तो उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करते हैं। आगे प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के सलाहकार, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल जी और उनके कैप्टन, प्रधानमंत्री जी और उनके खिलाड़ियों को, दोनों को नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी को है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, हाँ जी, यहाँ पर ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के न्यायवादी के, महान्यायवादी की, राज्यों के राज्यपाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की। ध्यान में रखना है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो त्रिसदस्यीय है और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जैसा नैना अभी बता रही थी कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान देने योग्य बात है, राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्य में होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नैना। और आगे सुनते हैं नैना से कि और कौन से महान उच्च पद हैं जिन पे पदासीन व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके अन्य सदस्य भी यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसके आगे है जी वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग जी, अल्पसंख्यक आयोग एवं अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संदर्भ में रिपोर्ट देने वाले आयोगों के सदस्यों का। जी, यानी आप सोच सकते हैं तमाम जो राष्ट्रीय स्तर पर के आयोग हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने कार्य को करते रहते हैं, उनके जो सर्वे सर्वा हैं और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। हालांकि एक बात हमें ध्यान में रखना है, कुछ को मनोनीत करते हैं, कुछ को नियुक्त करते हैं। अब मनोनयन किसका, नियुक्ति किसका, इसकी चर्चा कभी
अगले वीडियो में हम करेंगे, जब विस्तार से इन पदों की चर्चा होगी तब उसका जिक्र होगा। इसके बाद राष्ट्रपति देश के राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। जी, राजदूत जो दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यों के मध्य समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जी। और इसके बाद दिल्ली के जो सीएम हैं इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। यानी यहाँ नियुक्ति से संबंध स्पष्ट कर दे कि दिल्ली के जो सीएम होते हैं, दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहाँ एक विधानसभा है और वहाँ विधानसभा में जो जिस दल को भी बहुमत मिलता है उस दल के जो नेता होते हैं उनको सीएम के रूप में नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। ये नियुक्ति से जुड़े हुए विभिन्न मुख्य पद थे। इसके साथ कुमारी नैना आपके बीच में थी। यहाँ मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि जिक्र किया गया कि विदेश के राजदूत का, तो इसे हम दो रूप में देख सकते हैं, एक राष्ट्रमंडल सदस्य देश और दूसरा जो राष्ट्रमंडल सदस्य देश नहीं है। तो राष्ट्रमंडल सदस्य देश में भारत अपना हाई कमिश्नर भेजता है और जो राष्ट्रमंडल सदस्य नहीं है वहाँ पे भारत अपना एम्बेसडर भेजता है, राजदूत भेजता है। तो क्या डिफरेंस है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच में, क्या डिफरेंस होता है उच्चायुक्त और राजदूत के बीच में, इसकी चर्चा भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नैना, और हमारे साथ यूँ बने रहे। अभी हमने जिक्र किया है कार्य अधिकार का। कार्य और अधिकार राष्ट्रपति जी के बहुत विशाल है। हम अगले वीडियो में आपके बीच जब उपस्थित होंगे तो उनके जो अन्य अधिकार हैं इसका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए